नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। हमने अपने पिछले कक्षा में कौन से इकाई के बारे में चर्चा किया? इकाई 6 जीव जगत के बारे में हमने चर्चा किया, जिसमें से हमने क्या बताया आपको? आखिर में हमने क्या चर्चा किया था? सजीवों का वर्गीकरण, है ना? तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम पौधों के बारे में। तो पौधों का वर्गीकरण के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो पौधों का जो वर्गीकरण है, निम्नलिखित आधार पर कर सकते हैं हम लोग। कौन कौन से आधार पर कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला जो है, पुष्प के आधार पर। किसके आधार पर? यानी कैसे कैसे पुष्प है, तो पुष्प के आधार पर। पुष्प के आधार पर। आकार के आधार पर। दूसरा क्या है? आकार के आधार पर। और जो तीसरा है, आयु के आधार पर, यानी कितने समय तक एक पौधा जीवित रहता है। तो इन सबको जानने से पहले हम देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के। सबसे पहले आप इन सब बातों को याद रखिएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। चलिए, यहां पर ये पूरा लिख नहीं पा रहे हैं, हम लोग इस तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है ये देखते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कौन है? थियोफ्रेस्टस। और तथा अगले देखते हैं, वर्गीकरण का जनक कौन है। ठीक है, तो पहले हम पौधों के वर्गीकरण के बारे में जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को क्या कहते हैं? किसके किसके जनक कहा जाता है? वर्गीकरण के। किसके जनक कहा जाता है? वर्गीकरण के। वर्गीकरण के जनक कैरोलस लीनियस। और जंतु विज्ञान के जनक। ठीक है, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। कौन है? जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। और हमने क्या देखा? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है, इसके जनक है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। तो इतने बातों को आप याद रखिएगा।
ठीक है। अब जो है हम लोग पौधों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पौधों के वर्गीकरण की। ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन से आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं? पुष्प के आधार पर। किसके किसके आधार पर कर रहे हैं? पुष्प। तो हम देखते हैं पहला पहला ये देखते हैं। सबसे पहला पुष्पी पौधे यानी पुष्प होने वाले पौधे कौन कौन से हैं? पुष्पी पौधे। तो हम लोग देखते हैं पुष्पी पौधे। तो पुष्पी पौधों पर पुष्प और फल लगते हैं। क्या लगते हैं? पुष्प और फल लगते हैं। ये पूर्ण विकसित पौधे होते हैं। ये कैसे विकसित पौधे होते हैं? इस पर पुष्प फल लगते हैं। पुष्प और क्या लगते हैं? फल लगते हैं। और यह पूर्ण विकसित पौधे होते हैं, यानी पूरी तरह से क्या होता है? विकसित होते हैं। विकसित पौधे होते हैं। इसमें जड़, तना तथा पत्ती स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे कि आपके किताब में दे रखा है, चित्र 6.7 को देखिए कौन कौन सा दे रखा है। ठीक है। जैसे कि गुलाब दे रखा है, उस चित्र में जरा देखिए कि कौन कौन से पौधे उस चित्र में दे रखा है। ठीक है। तो इसमें जो है, चलिए इस चित्र को देखिए। इसमें देखिए सरसों, गुलाब, कुमुदिनी, सूरजमुखी, देख रहे हो ना इस चित्र को? तो इसमें क्या है? पुष्पी पौधों पर क्या लगते हैं? पुष्प भी लगते हैं और फल भी लगते हैं। क्या लगते हैं? पुष्प भी लगते हैं और फल भी लगते हैं। और ये पूर्ण विकसित पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं? पूर्ण विकसित पौधे होते हैं। इसमें जड़, देख रहे हो ना? जड़, तना, पत्ती, है ना? पत्ती सब क्या है? स्पष्ट दिखाई देती है। और उसके उदाहरण है, आप इस तरह से लिख सकते हो। सरसों का पौधा, गुलाब का, कुमुदिनी, सूरजमुखी आदि आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। ठीक है। और इसको आप जरा एक दो पौधों को जरा बनाकर भी देख सकते हो। तो हमने सबसे पहले किसके बारे में बात किया? पुष्पी पौधों के बारे में हमने बात किया। अब जो है अपुष्पी पौधे, अपुष्पी पौधों से ही क्या पता लग रहा है? जिसमें फूल यानी पुष्प कभी नहीं लगते। चलिए तो हम दूसरा बात करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपुष्पी पौधे। सबसे पहले हमने पुष्पी पौधों की बात की। दूसरा है अपुष्पी पौधे। अपुष्पी पौधे। ठीक है। तो अपुष्पी पौधों पर पुष्प कभी नहीं लगता। क्या नहीं लगता इसमें? पुष्प कभी नहीं लगता। नहीं लगता। पुष्प कभी नहीं लगता। इसलिए क्या नहीं होते? फल भी नहीं होता। जब पुष्प ही नहीं लगता तो क्या भी नहीं होगा? फल भी नहीं होता, है ना? फल भी नहीं होता। इनमें वंशवृद्धि पुष्पों के स्थान पर, तो आप सोच रहे होंगे कैसे होगी? वंश की वृद्धि कैसे होगी जब इसमें फल भी नहीं लगते, फूल भी नहीं लगते? तो इनमें जो है वंश की जो वृद्धि है, पुष्पों के स्थान पर एक विभिन्न प्रकार की यानी एक विशेष प्रकार की जो रचना होती है, बीजाणु दानियां। क्या है? बीजाणु दानियों में उत्पन्न होने वाली बीजाणुओं द्वारा होती है। ठीक है। कवक, शैवाल, मांस,
तथा फर्न इसके मुख्य सदस्य है। तो मार्स का पौधा है वो क्या है, अब जरा देखते हैं। जो वर्षा ऋतु में दीवारों पर जो हरी मखमल के रूप में उगाता, कई कई बार आप देखते हो ना कि वर्षा के ऋतु में कैसा होता है, मखमली मखमली पौधे होते हैं, है ना, छोटे छोटे जो फन जिसमें लगे होते हैं। वो क्या है, वो जो है दीवारों पर कौन से ऋतु में होते हैं, जहां पर ज्यादा गीला होता है या वर्षा के ऋतु में उगकर आता है। तो इसमें क्या है, फल भी नहीं होता है। इसके स्थान पर क्या होता है, एक विशेष यानी इस एक विशेष प्रकार की रचनाओं, है ना, रचनाओं क्या होता है, बीजाणु दानियों, बीजाणु दानियों में उत्पन्न होने वाली, क्या होता है इसमें से उत्पन्न क्या होता है, बीजाणुओं। क्या उत्पन्न होता है इसमें, बीजाणुओं। ठीक है, जब आप लिखोगे तो इस तरह से बोल बोल कर लिखोगे तो आपको जल्दी से आ जाएगा। बीजाणु द्वारा होती है। और इसका जो उदाहरण है आपके किताब में एक चित्र दे रखा है, इस चित्र को जरा 6.8, ठीक है, 6.8 जो चित्र है, इस चित्र को जरा आप देखिए, देख रहे हो ना। विभिन्न प्रकार के अपुष्पी पौधे, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, देख रहे हो, विभिन्न प्रकार के शैवाल, विभिन्न प्रकार के कवक, विभिन्न प्रकार के मांस, फंड, देखा फंड जो वर्षा ऋतु में आप देखोगे दीवारों पर सब उगते हैं। तो ये सब है अपुष्पी पौधों के उदाहरण। ठीक है, इन सब के नाम को आप लिख के रखोगे। तो जब आप अपने परिवेश में, जब आप कहीं भी घूमने निकलते हो, तब क्या बगीचा में हो, बगीचा कभी आप बगीचे में देखो, कभी तालाब में देखोगे, जंगल या पहाड़ कहीं पर भी आप जब भ्रमण कर रहे होते हो, तब वहां पर विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधे यानी पेड़ पौधों का क्या है, आप जरा अवलोकन कीजिएगा, जरा देखिएगा कैसे कैसे होते हैं। अब जो है उसमें पुष्प वाले, है ना, जो पुष्पी पौधे होते हैं, बिना पुष्प वाले अपुष्पी पौधे, है ना, को अलग अलग पहचान कर कर क्या करोगे, आप उन सब की सूची को आपके अभ्यास पुस्तिका में या फिर आपके नोटबुक में क्या करोगे, उसको लिखोगे। ठीक है, कि कैसे कैसे पौधे हैं, पुष्पी है कि अपुष्पी है। आपको अगर नहीं पता तो आप किसी बड़े बुजुर्गों से भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसके नाम आप लिख के रखोगे। अब जो है अगला, किसके आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे, आकार के आधार पर। ठीक है, अगला जो वर्गीकरण हम करने वाले हैं वो किसके आधार पर होगी, किसके आधार पर होगी, आकार के आधार पर वर्गीकरण। तो अगला वर्गीकरण आकार के आधार पर। आकार के आधार पर, ठीक है। तो पुष्पी पौधे आकार में छोटे या बड़े होते हैं। आकार के आधार पर इन्हें हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। कितने श्रेणियों में बांट सकते हैं, 3 श्रेणियों में। सबसे पहला श्रेणी जो है वो है शाक, ठीक है। दूसरा जो है झाड़ी, और जो तीसरा जो है वृक्ष। तो ये सब नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, आपने ये क्या है, आपने ये सब देखा भी होगा, है ना। तो वृक्ष, झाड़ी, शाख, इस तरह से 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। अब जो है शाख, ये 1 मीटर में कैसे होता है, ये 1 मीटर से कम नाप के छोटे पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं, छोटे पौधे। और कितने कितने छोटे होते हैं, 1 मीटर से कम, ठीक है, 1 मीटर से भी
कम होता है। इसका तना कोमल होता है, पतला होता है तथा कमजोर होता है, जैसे कि मक्का, मटर, है ना, और पालक आदि। इसका चित्र हम दिखाएंगे, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। जो दूसरा जो है झाड़ी होता है, तो ये हमने देखा 1 मीटर से क्या है, 1 मीटर से कम, है ना। जो झाड़ी जो होते हैं कितना होता है, 1 से 3, ठीक है, 1 से 3 मीटर की औसत लंबाई वाले कठोर व मजबूत पौधे होते हैं। तो ये झाड़ी कैसे होते हैं, कठोर और मजबूत पौधे होते हैं। और इनका मुख्य तना स्पष्ट नहीं, हमें पता नहीं चल पाता कि इसका मुख्य तना कौन सा है। और ये क्या है, अधिक शाखित होते हैं, ज्यादा शाखाएं इसमें होती है और आपस में उलझ जाते हैं, जैसे कि गुलाब है, करौंदा है, गुड़हल है आदि। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जो है इसकी शाखा, है ना, हमने क्या देखा, इसमें बहुत सारे शाखाएं होती है, इसकी तना जो है स्पष्ट नहीं होता। 1 से 3 मीटर मीटर से क्या होता है, इसकी ऊंचाई होती है लगभग। अब जो है वृक्ष की जब बात करेंगे तो 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। ये क्या होता है, 3 मीटर से अधिक लंबा होता है। आपको पता है वृक्ष, इसका तना कैसा होता है, बहुत मोटा होता है और काष्ठीय शाखित या अशाखित होता है। कभी शाखाएं होती है, कभी नहीं होती है, कम होती है। तना कैसा होता है, बेलनाकार या बहुभुजाकार के होते हैं। तो बेलनाकार के होते हैं या फिर बहुभुजा, बहुत सारी भुजाएं होती है, बहुत डालियां शाखाएं होती है इसमें। जैसे कि नीम का पेड़ देखा होगा आपने, आम का पेड़ देखा होगा, नारियल आदि देखा होगा। नारियल में क्या है, शाखाएं सब ज्यादा नहीं होती है ना, वो क्या होता है, एक आकृति में ऊपर को जाता है। लेकिन जो है नीम का पेड़ सब क्या होता है, काफी फैला हुआ होता है। तो इस चित्र को भी जरा हम लोग पहले देख लेते हैं, जो आपकी किताब में 6.9 एक चित्र दे रखा है। तो उस चित्र को जरा हम लोग पहले देख लेते हैं। ये देख रहे हो ना, ये देखिए, सबसे पहले जो है शाख जो बता रखा है, सबसे पहले क्या बता रखा है, शाख। ये 1 मीटर से कम लंबे होते हैं। इसकी तना कैसा होता है, कोमल होता है, पतला होता है, कमजोर होता है। और इसके उदाहरण आप ये सब लिख सकते हो, सरसों है, मक्का है, मटर है, पालक आदि लिख सकते हो। और दूसरा जो हमने बताया वो है झाड़ी। झाड़ी जो है 1 से 3 मीटर की औसत लंबाई इसकी होती है। वे ये कैसे होती है, ये मजबूत, वे कठोर, है ना, जैसे बेर के पेड़ देखा है आपने, गुलाब की झाड़ी देखी है, ये सब देख रहे हो ना गुलाब। तो ये सब क्या होता है, ये अधिक शाखित होते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं। तो आप इन सबका उदाहरण भी इस तरह से आप लिख सकते हो। और उसके बाद जो है ये देख रहे हो ना, चीड़ वृक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, चीड़ का, आम सब देखा ना। तो इसमें क्या है, ये 3 से अधिक मीटर के लंबे होते हैं। इसका तना मोटा और काष्ठीय शाखित या अशाखित होता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, इन सब का जो उदाहरण है, शाख, झाड़ी और वृक्ष, यानी आकार के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं उसको आप लिखोगे। अब जो है अगला जो हम बात करते हैं आयु के आधार पर, तो हम विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण के बारे में देख रहे हैं, है ना। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, कैसा वर्गीकरण है, आयु के आधार पर, ठीक है, आयु के आधार पर। तो अगला वर्गीकरण, तो एक एक वर्गीकरण को आप एक एक कर कर इस तरह से लिखोगे, आयु के आधार पर। आयु के आधार पर तो क्या देखते हैं हम लोग कि प्रत्येक जीव जंतु के क्या होता है, एक निश्चित आयु होता है, जैसे हमने पहले देखा। उस आयु को पूरा करते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग उस आयु को पूरा कर लेते हैं, कभी कभी बीच में ही मृत्यु हो जाती है।
कुछ पौधों का जीवन कुछ महीनों का होता है। तो कैसा होता है, कुछ पौधों का जीवन जो है कुछ महीनों का होता है, और कुछ पौधों का जीवन जो है, पेड़ पौधों का, कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, है ना। पौधों को जो है उनकी आयु के अनुसार कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। तो आयु के अनुसार हम लोग पौधों को क्या करते हैं, 3 प्रकार से हम लोग उसको बांटते हैं। सबसे पहला, 1 वर्षीय पौधे। 1 वर्षीय पौधे यानी से नाम से ही पता लग रहा है आपको कितने वर्ष का है, 1 वर्षीय, 1 वर्ष के। ये पौधे जो है 1 वर्ष के कुछ महीनों के भीतर ही फलते फूलते हैं। तो यानी 1 वर्ष के कुछ महीनों के भीतर क्या हो जाता है, ये फलते फूलते हैं और अंत में सूखकर समाप्त हो जाते हैं। फिर क्या होता है, अंत में ये सूखकर समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि चना हुआ, है ना, मटर, गेहूं, ये सब कितने हैं, 1 वर्षीय। ठीक है, और आप और भी आप उदाहरण लिख सकते हो। ठीक है, चना, और भी आप क्या कर सकते हो, उदाहरण लिख सकते हो, जैसे दान हुआ, मक्का हुआ, ज्वार हुआ, है ना। तो ये सब जो है 1 वर्ष के भीतर फलते फूलते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, सूखकर समाप्त हो जाते हैं। अब जो है दूसरा, दूसरा कितने का बता रहे हैं हम लोग, द्विवर्षीय पौधे। दूसरा कितने वर्ष के होते हैं, द्विवर्षीय यानी 2। द्विवर्षीय पौधे, द्विवर्षीय पौधे, ये पौधे 2 वर्ष के भीतर, यानी कितने वर्ष के भीतर, 2 वर्ष के भीतर अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। पहले पौधों में, पहले वर्ष में क्या होता है, पौधों में जड़, तना, पत्तियां पूर्ण विकसित होकर, द्वितीय वर्ष में क्या होता है, दूसरे वर्ष में पुष्प का आगमन, है ना, फलन तथा बीजों का निर्माण कर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये पौधे बहुत ही कम होते हैं। जैसे कि केला, जब आप क्या देखा कि केला जो है कितना कितना समय का हुआ, कि जैसे कि उसमें फल लग गए, फल लगने के बाद क्या हो गया, फिर वो नष्ट हो गया, फिर उसमें दोबारा नहीं लगता। तो द्विवर्षीय पौधे जो है 2 वर्ष के भीतर ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। अब जो तीसरा है, बहुवर्षीय पौधे। तीसरा क्या है, बहुवर्षीय। तीसरा बहुवर्षीय बहुवर्षीय पौधे। ठीक है, बहुवर्षीय पौधे, ये पौधे कई सालों तक जीवित रहते हैं। कैसे रहते हैं, कई सालों तक। इनमें संपूर्ण जीवन काल में फूल और फल लगे रहते हैं। तो ये बहुत, है ना, ये जो है कई वर्षों तक फलते फूलते रहते हैं। ये शाख, झाड़ी या वृक्ष तीनों की तरह के पौधे होते हैं। तो ये कभी शाख हो सकते हैं, कभी झाड़ी हो सकता है, कभी वृक्ष हो सकता है। तो इस तरह से तीनों तरह के जो है पौधे होते हैं। तो उदाहरण के लिए दूब घास, गुलाब, आम, कटहल आदि। तो ये क्या, कैसे पौधे हैं, ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं। ठीक है, तो हमने पौधों का वर्गीकरण के बारे में इसमें बात किया। अब जो है हम लोग क्या देखते हैं, पौधों के विभिन्न भागों एवं संरचना का कार्य। तो अगला क्या देख रहे हैं हम लोग, पौधों का जो है विभिन्न भाग है और उसकी संरचना जो है उसके बारे में अगले इसमें हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम पौधों के विभिन्न भागों के बारे में बात कर रहे हैं।
पौधों के विभिन्न भाग। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? पौधों की जो है विभिन्न भाग के बारे में। ठीक है, पौधों के विभिन्न भाग के बारे में अब हम लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। तो पेड़ पौधों में जड़, तना, पत्तियां, पुष्प, आपको पता है ये सारी क्या होती है? अलग अलग अंग है, और ये सब मिलकर पूर्ण विकसित पादप कहते हैं। तो ये सब जब मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एक पूर्ण विकसित पादप है। पौधों के जमीन के अंदर के भाग को, जो पौधों के जो अंदर के जो भाग होते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जड़ तंत्र कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जरा उसमें एक चित्र है, चित्र 6.10, पहले आप जरा उस पौधों को, यानी वो जो पौधों का भाग है उसको हम देखते हुए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, एक सरसों का पौधा दे रखा है, पूर्ण पौधा है, ये पादप है। तो जो है पौधों का जड़, देख रहे हो ना, ये जड़, ये कहाँ पर होता है? जमीन पे स्थिर होते हैं। कहाँ पर होता है? आप सबको पता है ना, जमीन पर उगता है, तो जमीन पर स्थिर होते हैं। और अपने परिवेश में पाए जाने वाले कुछ पौधे, जैसे कि चना हुआ, मटर हुआ, या घास हुआ, है ना, घास को उखाड़ कर उनके जड़ों का क्या है, अगर इसके आसपास बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं तो आप क्या कीजिएगा कि आपके आसपास जो जो पौधे हैं, जैसे चना का हुआ, मटर का हुआ, या घास को कुछ भी उखाड़ कर क्या कीजिए, आप उनकी जड़ों को जरा देखिए किस तरह से है। तो आप क्या देखोगे कि जो चना होता है और या फिर मटर होता है, उसकी जड़ जो है एक मोटी जड़ है। ठीक है, कैसा कैसे देखोगे आप किस तरह का होता है? एक मोटी जड़ होता है, जिसमें जो है कैसा निकलता है, आप उन जड़ों को जरा निरीक्षण करके देखिएगा। ठीक है, जिसमें जो है पतली पतली, कैसा होता है? ऐसे मोटी मोटी जड़ होती है, जिसमें जो है पतली शाखाएं निकलते हैं। ये मुसूला जड़ है। तो जड़ों के प्रकार है ये। ठीक है, तो इसमें जो है क्या देख रहे हैं हम लोग? ये देख रहे हो ना, इस तरह के अलग अलग जड़ आपको दिखाई देंगे। ये देख रहे हो मुसूला जड़। तो इसमें क्या देख रहे हो? एक जड़ ऐसा है, एक मेन जड़ जा रहा है, और उसके पास पास से क्या है, कई जड़ें अलग अलग होकर जा रहे हैं। ठीक है, ये मुसूला जड़ है। और घास में क्या होता है? घास में एक ही स्थान पर अनेक शाखाओं के गुच्छे, ये देख रहे हो ना, घास में एक ही, इससे क्या है, अनेक क्या निकल रहे हैं? शाखाएं गुच्छे के रूप में है। और ये क्या है? अपस्थानिक, क्या है? अपस्थानिक जड़ है। इसे क्या कहते हैं? तो जड़ों के प्रकार, हमने जड़ों के प्रकार क्या है, दो प्रकार के देखे है ना। मुसूला जड़ जो है, क्या है, मुसला जड़, क्या है, मुसला जड़, मुसला जड़। और क्या देखा हमने? अपस्थानिक जड़। तो ये देख रहे हो ना, इसमें ये द्वितीय जड़ है। ये देखिए, ये क्या है? मुसला जड़ है। ये प्राथमिक जड़ है। ये देख रहे हैं, एक लंबा जड़। लेकिन जो इसमें हमने क्या देखा? इसमें जो है अपस्थानिक जड़ में क्या देखा, मतलब एक ही साथ, है ना, बहुत सारे जड़े एक साथ जा रही है। तो जो है, ये जो ये जो मुसला जड़ है, इसमें एक, ये देख रहे हो, एक मुख्य मोटी जड़ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़ कहते हैं। और जो मुख्य जड़ से अनेक पतली पतली शाखाएं निकलती है, जिन्हें क्या कहते हैं? ये देख रहे हो ना, द्वितीय जड़। द्वितीय जड़। और ये देखिए प्राथमिक जड़। और शाखाएं, शाखाओं को क्या कहते हैं? तृतीय जड़। ये जिसकी शाखाएं निकल रही है, इसको हम क्या कहेंगे? तृतीय जड़। और जो मुसला जड़ है, मूसला जड़ जो है जमीन की गहराई तक जाती है। ये कहाँ तक जाती है? जमीन की गहराई तक जाती है, और मिट्टी में फैलकर क्या करती है? पौधों को मजबूती से स्थिर रखता है। ठीक है, ये जड़ जो है, मूसला जड़ जो है, अ, जड़ों तक यानी मिट्टी तक गहराई पर पहुंचकर जो है स्थिर रखती है पौधे को। जैसे कि चना का, मटर का, सेम का क्या है? मूसला जड़ पाया जाता है। और ये जो अपस्थानिक जड़ होती है, जैसे कि गेहूं में होते हैं, धान में, मक्के में आदि, क्या है? अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें बीजों से निकले मूलांकुर
कि वृद्धि कुछ लंबाई के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। तब क्या होता है, और जब इसकी ये रुक जाती है, लंबाई रुक जाती है, तब जो है तने के आकार से अनेक शाखाएं रेशों की भांति इस तरह से निकल जाती है, ठीक है, निकल आती है। और इसे जो है अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, या जकड़ा रेशेदार जड़ें कहते हैं। जकड़ा हुआ जड़ होता है, रेशेदार जड़ें होते हैं, और जड़ें जो है पौधों को भूमि में स्थिर रखती है, ठीक है, तथा मूल रोम की सहायता से भूमि से जल और जो है धुंधले खनिज लवणों का क्या करते हैं, अवशोषण करती है। तो हमने पौधों का ये भाग देखा। देखो इस तरह के चित्र बनाइएगा आप। और पुष्प, फल, तना, पत्ती, है ना, प्राथमिक जड़ कौन सा है, द्वितीय जड़ कौन सा है, और यहाँ तक क्या बोलेंगे हम लोग, जड़ तंत्र, ये जो जड़ का भाग है। और ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का, इसे हम क्या कहेंगे, प्ररोह तंत्र, ठीक है, प्ररोह तंत्र। तो इस तरह से अंकित करते हुए इस चित्र को आप बनाइएगा। तो हमने क्या देखा, हमने जड़ देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा, जड़ देखा, है ना, कि जो है पौधे में जो होता है बहुत सारे, सभी जब मिलकर जो बनते हैं उसे पादप बनते हैं। और पौधों के जमीन के अंदर के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जड़ तंत्र, ठीक है। और ऊपर ये जड़ तंत्र कहां पर होता है, जमीन, ठीक है, जमीन के अंदर, जड़ तंत्र। और जो है प्ररोह कहां पर होता है, प्ररोह तंत्र ये कहां पर होता है, जमीन के ऊपर, ठीक है, कहां पर होता है, ये जमीन के ऊपर होता है। आप जमीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, आपकी किताब में जमीन लिखा हुआ है, तो जमीन के जो है ऊपर होता है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने जड़ देखा, है ना, हमने क्या देखा, जड़ देखा। जड़ जो है, हमने दो तरह के जड़ देखा, मूसला और अपस्थानिक। ठीक है। तो इन सब के बारे में आप क्या कीजिएगा, उसका चित्र भी बनाइएगा, और उन सब के बारे में आप लिखकर भी आइएगा। तो हमने क्या देखा, इस तरह से दो प्रकार के जड़ होते हैं देखा। फिर जो है अगला आता है तना। तो हम ऐसा करते हैं, अब आज यही तक करते हैं। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली कक्षा में हम फिर से आपको और भी बातें बताएंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।